Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel Study with Concept. So I have uploaded part first and second also. So this is part third and we are going to discuss first chapter हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही हड़प्पा सभ्यता के विषय में कई पहलू बता दिए हैं। जैसे वहाँ पर निर्वाह के तरीके क्या होते थे हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ पे कृषि किस प्रकार की जाती थी, और जो मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया कि वहाँ के जो घर होते थे वो नियोजित थे कैसे, एवं जो वहाँ की जल निकास प्रणाली थी उसके विषय में भी आपको बताया मैंने। और दूसरी वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि वहाँ के जो घर स्थापत्य होते थे एवं जो दुर्ग होता था और जो स्नानागार की विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताया। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता में फैली हुई सामाजिक विषमताओं के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमें ये बताते हैं कि वहाँ उस टाइम पे जो सामाजिक विभिन्नता वहाँ पर मौजूद थी। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं शवाध्यान के बारे में। तो शवाध्यान बेसिकली जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा शव प्लस अध्ययन, तो यानी शवाध्यान, शवों का अध्ययन ही शवाध्यान कहलाता है। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, जो उत्खनन के दौरान उनको कई सारी कब्रें प्राप्त हुई हैं और उन कब्रों को उन्होंने अपनी खोज का आधार बनाकर हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक विषमताएं हैं उसको जानने की कोशिश की। जैसे उन्होंने सबसे पहले कई ऐसी बातों को नोटिस किया जो हड़प्पा सभ्यता में जो शवाध्यान से रिलेटेड थे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो सामान्यतः कब्रें हैं उनमें चिनाई नहीं की गई थी, लेकिन जब हम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ एक कब्रों के अंदर चिनाई की गई थी, यानी ये जो चिनाई वाला जो पोर्शन था वो अमीर जो वर्ग था उसके द्वारा करवाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ एक आधी जो कब्रें हैं उनमें चिनाई की जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जो कब्रें हैं उनके अंदर चिनाई नहीं की जाती थी, वो ऐसे ही मिट्टी के अंदर गाड़ दी जाती थी। ऐसे ही यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक विषमता के विषय में जानने के लिए शवाध्यान में, तो शवाध्यान में हम क्या जानते हैं कि कब्रों को जब हमने उत्खनन किया कब्रों का, तो उससे हमें पता चला कि जो कई सारे मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, जैसे आज के ज़माने में आभूषण हो गए, गहने हो गए, उस टाइम पे भी जो आभूषण होते थे, गहने होते थे, शंख होते थे, छल्ले होते थे, वो कब्रों के साथ दफनाए जाते थे। तो जिन कब्रों के साथ ये चीज़ें मिली होती थी सामान्यतः वो अमीर वर्गों की होती होगी, और जिसके साथ जो घरेलू यूज़ की वस्तु होती मिलती थी वो, उससे ये हमें पता चलता है कि ये बेसिकली जो आम जनता या गरीब जो लोग होते थे हड़प्पा सभ्यता में उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो ये मैंने आपको शवाध्यान के विषय में कुछ बताया। और आगे यदि हम दूसरे उसके विषय में बात करें तो दूसरी चीज़ है विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि विलासिता की वस्तु किसे कहते हैं। विलासिता की वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिनकी उपलब्धता कम होती है, बनने की प्रक्रिया जटिल होती है, निर्माण प्रक्रिया जटिल होती है, और वो उनकी उपलब्धता ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, मतलब कि। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ थी फ्योंस। फ्योंस एक ऐसा बर्तन होता था, जैसा कि आप यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हैं कि ये फ्योंस एक मटके टाइप का आपको दिख जाएगा। तो फ्योंस एक ऐसा बर्तन होता था या फिर ऐसा पात्र होता था जिसे जो रेतीली मिट्टी होती थी उसको गर्म करके उसमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलाकर उसको एक आकार दिया जाता था अंत में, तो वो फ्योंस कहलाती थी। तो ये जो फ्योंस नामक वस्तु है ये बहुत ही कम मात्रा में हड़प्पा सभ्यता से मिली है, लेकिन जो आम जनता से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं जैसे झावा हो गया, जो सोई हो गया, ये सारी जो वस्तुएं हैं वो सर्वत्र मात्रा में पाई गई, यानी वहाँ पर जो गरीब वर्ग जो होगा वो इसका प्रयोग करता होगा। तो सबसे पहले हमने शवाध्यान की बात करी, फिर विलासिता की वस्तु। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और यदि हम आगे बात करें तो हमें जानना है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो हड़प्पा सभ्यता में
जो शिल्प उत्पादन है वो कैसे किया जाता था, उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रयुक्त पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से पदार्थ से वो बनाया जाता था शिल्प। पदार्थ में क्या क्या हम देख सकते हैं, जैसे सोना, कांसा, शंख, फ्योंस, पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग एवं सेलखड़ी नामक पत्थर, इन सभी का प्रयोग करके शिल्प उत्पादन किया जाता था। प्रयुक्त पदार्थ के बाद वस्तु की जो प्रकृति होती थी वो शिल्प उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जैसे यहाँ पे दो पत्थरों के उदाहरण दे रखे हैं। सेलखड़ी नामक जो पत्थर था वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता था, और उसको हम क्या कर सकते थे, एक पीस कर उसको एक खांचे या साँचे में डालकर ज्यामितीय आकार हम उनको दे सकते थे। ज्यामितीय आकार देने के बाद ऐसे ही दूसरा पत्थर का यदि हम उदाहरण लें तो कॉर्नेलियन का पत्थर हमें दिखाई देता है। तो कॉर्नेल का पत्थर क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा सख्त होता था, और उसके ऊपर जो एक आकृति उसको बारीक से बारीकी से उसको आकृति दी जाती थी, और उसके बाद ही जाके ये प्रक्रिया पूरी होती थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन था वो वस्तु की प्रकृति पे भी निर्भर करता था। यदि वो मुलायम है जैसे सेल खड़ी का पत्थर, और यदि वो कठोर है, उसमें उदाहरण हमने लिया कॉर्नेलियन के पत्थर का। फिर यदि हम लास्ट में बात करें, ये सारा काम पूरा होने के बाद जो लास्ट में निर्माण प्रक्रिया पूरी होती थी, जैसे लास्ट में क्या होता था, घिसाई की जाती थी शिल्प की, और रंगाई की जाती थी, और अंतिम मंचा आकार देने के बाद उसमें सूक्ष्म उपकरण द्वारा छेद किया जाता था। और जो ये उपकरण हैं हाल ही में चूंदड़ों और लोथल से प्राप्त हुए। तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।